अयोध्या एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुरजीत सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। कमरे में मृत पाए गए सुरजीत सिंह, मौत के कारणों की जांच की जा रही है। मौके पर डीएम और जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ही यूपी के अयोध्या से यह अहम खबर सामने आई है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुरजीत सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ताजा जानकारी के साथ। विपिन, इस मामले में अपडेट क्या मिल रहा है, क्या वजह बताई जा रही है मौत की? देखिए, ये सुरजीत सिंह है, एडीएम कानून व्यवस्था के पद पर अयोध्या में तैनात थे। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से थे, लेकिन आज सुबह जब ये ऑफिस नहीं पहुंचे तो इनके ऑफिस के कर्मचारी इनको ढूंढते हुए इनके सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां ये मृत पाए गए। ये मौत संदिग्ध बताई जा रही है, लिहाजा तत्काल पुलिस को सूचित किया गया है और सिविल लाइंस के सुरसरी कॉलोनी में इनकी मौत हुई है। मौत के कारणों का भी ढंग से पता नहीं चल पाया है, क्योंकि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि मौके पर कमिश्नर अयोध्या, डीएम अयोध्या और जिला प्रशासन के साथ पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि क्योंकि मामला एक एडीएम स्तर के अधिकारी, एक टीसीएस अधिकारी की मौत का है, तो लिहाजा अब पोस्टमार्टम किया जाएगा और ये जानने समझने की कोशिश की जाएगी कि किन परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है। हालांकि मौत संदिग्ध है, इसलिए अभी कुछ भी कोई अधिकारी बोलने से बच रहा है। शुक्रिया विपिन इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुदरंकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा और खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट मिला है। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने आज 7 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया। कुंदड़की से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने कानपुर की सीसामऊ और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी उपचुनाव के लिए पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं यूपी उपचुनाव में निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। संजय निषाद उपचुनाव में कटहरी और मझवा सीट मांग रहे थे। बीजेपी ने उपचुनाव में निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। और यूपी उपचुनाव के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव में सहमति बन गई है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति तैयार है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच उपचुनाव को लेकर सहमति बन गई है। यूपी उपचुनाव में साइकिल के सिंबल पर सभी 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया के संयुक्त प्रत्याशी 9 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। सभी 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। बात सीट की नहीं है, जीत की है। अखिलेश यादव के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कांग्रेस के साथ आने से समाजवादी पार्टी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। यानी अब इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार साइकिल चिन्ह पर बीजेपी से मुकाबला करेंगे। गठबंधन को मजबूती देने के लिए आज भी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर की। इस पोस्ट पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि हमने ठाना है, संविधान बचाना है। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के बाद सियासत बहुत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी के नामांकन को लेकर बीजेपी ने आरोप लगा दिया है। हलफनामे में संपत्ति कम घोषित की गई है। प्रियंका गांधी की तरफ से बीजेपी ने आरोप लगाया, प्रियंका के नामांकन में खरगे का अपमान भी हुआ है। बीजेपी के आरोप पर रॉबर्ट वाड्रा का जवाब आया है। बीजेपी के बेबुनियाद आरोप हैं, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कहा गया। तो नॉमिनेशन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद नहीं थे उस रूम में। इसको लेकर मुद्दा बनाया है, बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। खड़गे का अपमान हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे का। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है,
उनको बाहर रखा कमरे से और वो झांक रहे थे कि मैं कब आऊंगा जब ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार अनुमति देगा। रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। अभी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है, पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। मेरा क्लियर है, और मतलब कि जब भी कोई भी उन्होंने सवाल पूछे तो उसका जवाब मैंने सारा दिया, चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या किसी का भी, कोई भी एजेंसी का कोई भी नोटिस आता है उसको पूरा जवाब दिया जाता है, और कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। आप कितनी भी एजेंसियां आ जाए, उनके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए मैं राजी हूँ। और अब यूसीसी को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार कर रही है। उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यूसीसी पर सरकार विचार कर रही है और संसद इस पर फैसला लेगी। तो आपको बता दें कि यह बड़ी बात है जो केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से यूसीसी को लेकर जो कहा गया वो आपको बता रहे हैं। सरकार, जो बात कही गई सुप्रीम कोर्ट में, कहा गया कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार कर रही है। उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि यूसीसी पर सरकार विचार कर रही है और संसद इस पर फैसला लेगी। यानी कि संसद में अब फैसला लिया जाना है, और बड़ी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी को लेकर जो स्टैंड है वो सरकार की तरफ से रखा गया। और सेबी चीफ को लेकर कांग्रेस बीजेपी में नया घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने स्पीकर से पीएसी हेड केसी वेणुगोपाल की शिकायत कर दी है। बीजेपी ने कहा सेबी चीफ को पीएसी के सामने बुलाने की जरूरत नहीं थी, पीएसी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सेबी चीफ को पीएसी ने समन किया है, उसको लेकर ये जो राजनीति हो रही है, आनंद, इसके मायने क्या हैं और बीजेपी का ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर है? जी देखिए, सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच के बहाने अपोजिशन को एक मौका मिला है सरकार को घेरने का, क्योंकि जिस तरह से माधवीपुरी जो है वो हिंडनबर्ग के आरोपों में घिरी हुई है, उन पे ये आरोप लगा, हितों के टकराव का उनके ऊपर आरोप लगा, तो उसके बाद पीएससी ने उनको समन करने का फैसला किया था। पहले उन्होंने कमेटी के सामने पेश होने से छूट मांगी थी, लेकिन कमेटी ने कहा था कि नहीं, आपको पेश होना पड़ेगा। तो माधवी बुच की तरफ से कहा गया था कि वो आज की कमेटी जो बैठक है उसके सामने पेश होंगी, लेकिन आज सुबह 9:30 बजे माधवी की तरफ से बताया गया कमेटी को कि आज वो व्यक्तिगत कारणों से पेश नहीं हो सकती है। तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल ने आज की बैठक में बताया कि आज चूँकि माधवी बुच नहीं आ रही है, ऐसे में आज की बैठक को अगली बैठक तक स्थगित किया जाता है। जब माधवीपुरी आएंगे अगली बैठक में तो इस बैठक को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसका जो एनडीए के सांसद उन्होंने विरोध किया। उनका ये कहना था कि पहले से ही उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि माधवीपुरी को, यानी कि सेबी चीफ को बुलाना पीएससी के सामने, ये पीएससी का जो दायरा है उसके बाहर की चीज़ है, और इसकी शिकायत पहले ही जो कमेटी के सदस्य निशिकांत दुबे, उन्होंने पत्र लेकर लोकसभा स्पीकर को किया था। उन्होंने कहा था कि जो कमेटी के चेयरमैन है केसी वेणुगोपाल, वो केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ देश की जो वित्तीय संस्थाएं उनको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है सेबी चीफ को यहाँ बुलाकर। लेकिन उसके बाद जब केसी वेणुगोपाल नहीं माने, बैठक को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया, तो 13 जो सदस्य इस कमेटी में एनडीए के वो सब लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे। उन्होंने केसी वेणुगोपाल जो कि कमेटी के चेयरमैन है उनकी शिकायत की, और ऐसे में उनका ये कहना था कि केसी वेणुगोपाल मनमाने तरीके से फैसले कर रहे हैं, कमेटी को रूप में नहीं ले रहे, कमेटी को संज्ञान में नहीं ले रहे। तो ऐसे में माधवी बुच आगे अब आज की बैठक में नहीं आए, लेकिन कमेटी अगर उनको फिर बुलाती है तो अगली बैठक में उनको आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जो भी अनुशंसा है वो कमेटी कर सकती है। हालांकि उसके लिए वोटिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर वोटिंग की जरूरत पड़ी तो एनडीए के सदस्य
जो है उनका बहुमत है कमेटी में, तो जाहिर तौर पे केसी वेणुगोपाल या अपोजिशन जो है इसमें पिछड़ जाएगा और उसमें अकेले पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस जानकारी के लिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो हेड हैं केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन पर सवाल उठाए गए हैं और जिस तरह से विषय तय किए जा रहे हैं उसको लेकर बीजेपी ने उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, स्पीकर से कर दी है शिकायत। बीजेपी ने कहा सेबी चीफ को पीएसी के सामने बुलाने की जरूरत नहीं थी, पीएसी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। आज दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति के घटक दलों की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के घटक दलों ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति नेताओं की बैठक हो रही है। इस बैठक में बाकी बची सीटों पर फैसला हो सकता है। अमित शाह के साथ मीटिंग के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। महायुति में अब तक 182 सीटों का ऐलान हुआ है। आज बाकी बची 106 सीटों पर फैसला होगा। उलझी हुई सीटों पर सहमति का फॉर्मूला तय होगा। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां तीनों सहयोगी दावा कर रहे हैं। इन सीटों पर आज फैसला संभव है। खासकर आष्टी सीट से सिटिंग विधायक अजीत पवार की पार्टी से है, मगर इस सीट पर बीजेपी दावेदारी कर रही है। ऐसे ही तासगांव सीट अजीत पवार चाहते हैं। बीजेपी और एनसीपी की कुछ सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी भी दावा कर रही है। आज की बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और एक एक सीट पर मंथन किया जाएगा। महाराष्ट्र में एनडीए की बाकी बची 106 सीटों पर चुनाव का पूरा समीकरण टिका हुआ है। यही सीट महाराष्ट्र के चुनाव की दिशा तय करने वाली है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है, मगर अब भी 15 सीटों पर खींचतान जारी है। महाविकास आघाड़ी में अभी 15 सीटों पर पेच फंसा है। एनडीए के नेताओं ने इन 15 सीटों पर चुप्पी साधी हुई है। सोर्सेस का दावा है कि 15 सीटों पर अभी भी गतिरोध जारी है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस इन सीटों पर दावेदारी जता रही है। अभी एमपीए के तीनों बड़े घटक दलों में 85 सीटों का बंटवारा हुआ है, यानी महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में 255 सीटें फाइनल हुई है। बाकी 33 सीटों पर आगे फैसला होना बाकी है। इन 33 सीटों में से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी अड़ी हुई है। इन विवादित सीटों पर अभी और बातचीत होगी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि किसको कितनी सीटें मिली हैं ये सवाल नहीं है, कौन कितनी सीटों पर जीतेगा ये मायने रखता है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता, मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। तो हमारा पूरा आज हम सीट शेयरिंग के बाद में हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम 200 के पार जाएंगे। महाविकास आघाड़ी में अभी भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, कुलाबा, भायखला और नागपुर दक्षिण जैसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। और महाविकास आघाड़ी में जारी खींचतान पर संजय राउत ने कहा है कि घटक दलों की एकजुटता बेहद जरूरी है, तो उद्धव ठाकरे को कम सीट मिलने पर बीजेपी ने तंज कसा है। कल हम पवार साहब के सामने बैठे थे, पवार साहब ने हमें गाइड किया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी फोन पर गाइड किया और हमें चाहते हैं कि किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए। हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले की बात मत करिए आप। उद्धव जी अब शायद सोच रहे होंगे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। जब एक समय पे वो हमारे गठबंधन में रहते थे तो मातोश्री से टिकटें डिसाइड होकर जाती थी और कितनी सीटों पे लड़ते थे। आज ना मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए उनको अनुमति दी गई है कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार फैक्शन के द्वारा, ना उनको 100 सीटों से अधिक सीटें दी गई है। 85 सीट पर सिमट गए हैं और कांग्रेस पार्टी भी इंडिया अलायंस में कच्चा नींबू बनती जा रही है। और वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे ने केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है। केदार दिघे दिवंगत नेता आनंद दिघे के भतीजे हैं। पूरी खबर आप देखिए।
ठाणे की कोपरी पंच पाखड़ी सीट की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस हॉट सीट पर जबरदस्त मुकाबला होने के आसार हैं। कोपरी पंच पाखड़ी सीट से शिवसेना यूबीटी ने दिवंगत नेता केदार दिघे के भतीजे आनंद दिघे को उम्मीदवार बनाया है। आनंद दिघे शिवसेना के कद्दावर और पुराने नेताओं में से एक थे। केदार दिघे को बाल ठाकरे ने ठाणे में पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा था। आनंद दिघे के भतीजे को सीएम शिंदे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैं वंदनीय बाला साहब और दिघे साहब का शुक्रगुजार हूँ। उनके आशीर्वाद के बलबूते पे आज ये आने वाली जो विधानसभा चुनाव है इसके लिए मैं सामना कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर एक शिवसैनिक के मन में, उसके सोच में जो विचार वंदनीय बाला साहब और दिघे साहब ने दिए हुए हैं वो सोच लेकर जिस तरीके से ठाणेकर जनता को जो न्याय देना है वो देने का काम हम सभी शिवसैनिक, यहाँ के महिला आघाड़ी, सभी मेरे सहकारी और युवा सेना ये 100% इस पे सही उतर के काम करेंगे। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार केदार दिघे ने कहा है कि शिवसैनिकों के दम पर इस सीट को फतेह करेंगे। और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नकदी बरामद होने का सिलसिला भी जारी है। अब पुणे में कार से 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, तो नागपुर में भी नकदी पकड़ी गई है। पूरी खबर देखिए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुणे में एक कार से 5 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद अब महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से कैश की बरामदगी हो रही है। नागपुर के जलगांव में पुलिस ने अलग अलग इलाकों से करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। जलगांव के कसोदा गांव के पास पुलिस ने एक कार की डिक्की से 1 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किए। दूसरी बरामदगी जलगांव के अमलनेर इलाके में हुई, जहां एक गाड़ी से 16,38,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने नागपुर में एक बाइक सवार के पास से 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी की चाय की दुकान है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस चौकसी बरत रही है और चौक चौराहों पर चेकिंग तेज कर दी गई है। दोनों ही मामले में आरोपी कैश को लेकर सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये पैसे किसी व्यापारी के हैं या इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है। इससे पहले पुणे में 5 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर सामने आने के बाद शिवसेना उद्धव गुट से शिंदे सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था और दावा किया था कि ये पैसे विधायकों को भेजे जा रहे हैं ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुंबई पुलिस ने पुणे से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले अमित हिसाम सिंह कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अमित एक शूटर और साजिश के मास्टरमाइंड के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। क्राइम ब्रांच ने सिद्दीकी हत्या मामले के आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासे किए हैं। शूटर्स बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। 3 शूटर्स ने हत्या से पहले एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई से बातचीत की थी। इंस्ट्रक्शन मैसेज के मिलने के बाद उसे तुरंत डिलीट कर देते थे शूटर्स। अनमोल बिश्नोई एक शूटर और साजिशकर्ता प्रवीण लोनकर के संपर्क में था। अनमोल कनाडा और अमेरिका से आरोपियों के संपर्क में था। शूटर शिव कुमार, गौतम और कई आरोपी जिसे पुलिस ने आरोपी बताया है वो फरार है। क्राइम ब्रांच अब अनमोल बिश्नोई के संपर्क में होने के सबूत मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा चुका है। वहीं क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इस मामले में अब क्राइम ब्रांच जल्द ही एमकोका की संबंधित धाराएं जोड़ने की तैयारी में है। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। दिल्ली के यमुना में उठते झाग ने दिल्ली का सियासी पारा बढ़ा दिया है। अब बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा यमुना में डुबकी लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही की वजह से यमुना प्रदूषित हो गई। इस मां यमुना को देखकर तकलीफ होती है, तो अरविंद केजरीवाल के पापों का प्रायश्चित दिल्ली की जनता करेगी। इस मां यमुना को अब दिल्ली की जनता ही साफ करेगी। उससे पहले जरूरी है अरविंद केजरीवाल को साफ करना। उन्होंने 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जो दिए वो लूट के खा लिए। और यमुना में जाने का एक उद्देश्य ये भी था उन माताओं बहनों को दिखाना जो अब छठ पर्व की पूजा के लिए आने वाली हैं। उन माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि पानी इस स्थिति में नहीं है, लेकिन धार्मिक आस्था है तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो व्यवस्थाएं करने में भ्रष्टाचार कर गए। वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाने के बाद कहा कि ये पानी छठ पर्व के समय इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी यमुना में डुबकी लगाने का न्यौता दिया है, लेकिन यमुना की इस हालत के लिए दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि यूपी और हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट जानबूझकर दिल्ली भेजा जा रहा है ताकि यमुना गंदी हो जाए और दिल्ली सरकार बदनाम हो जाए।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार जारी है। एलजी ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार दिखने लगी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें बिगड़े हुए प्रदूषण के लिए पूर्व की केजरीवाल सरकार को ही घेरा है। एलजी ने लिखा कि दिल्ली में 36% प्रदूषण धूल की वजह से होता है और उसकी वजह टूटी हुई सड़कें हैं जिनकी मरम्मत जरूरी है। एलजी ने कहा कि दिल्ली में पराली से 26% धुआं होता है और बाकी 74% प्रदूषण के लिए दिल्ली जिम्मेदार है। ऐसे में सब मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एलजी ने यह भी बताया कि प्रदूषण की वजह से अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वीके सक्सेना ने प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री को कुछ सुझाव भी दिए, जिसमें पानी के छिड़काव का तरीका सुझाया गया। राजधानी के आसमान में पिछले कई दिनों से धुंध की मोटी परत छाई हुई है और AQI 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी नेता RP सिंह ने आरोप लगाया कि पराली को लेकर दिल्ली सरकार सिर्फ पंजाब और हरियाणा को बदनाम कर रही है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। देश के कई हिस्सों से डिजिटल अरेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। आप देखिए अहमदाबाद में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को कैसे झांसा दिया। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 4 आरोपी डिजिटल अरेस्टिंग के जरिए भोले भाले लोगों को धमकाकर पैसा ऐंठते थे। इन साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर CGI की DP लगाकर एक बुजुर्ग से 1 करोड़ 26 लाख रुपए की वसूली की। અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ ખાતે ગુનો નોંધવામાં આવેલો હતો, જેમાં એક સિનિયર સિટીઝન ખાતે એક અજાણ્યા વોટ્સએપ નંબર એમને પહેલા પોતાની ઓળખ એક IPS અધિકારી તરીકેની આપી હતી અને એમની સાથે વિડીયો કોલમાં વાત કરીને એવું જણાવેલું હતું કે એમનું જે બેંક એકાઉન્ટ છે એમાં મની લોન્ડરિંગની કોઈ એક્ટિવિટીઝમાં યુઝ થયેલું છે અને અન્ય એક આરોપીના નામ આપેલા હતા જે મની લોન્ડરિંગની કોઈ એક્ટિવિટીમાં પકડાયા હોય એમના અકાઉન્ટ। आरोपियों ने बुजुर्ग को बताया कि उनके अकाउंट नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी, CBI अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर पेश किया। गिरफ्तारी की धमकी देकर इन लोगों ने बुजुर्ग की FD तोड़वा दी और 48 घंटे में पैसा रिफंड करने का भरोसा देकर 1 करोड़ 26 लाख रुपए ले लिए। जब 48 घंटे बाद भी बुजुर्ग के पैसे वापस नहीं आए तो इन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल में की। आरोपियों ने बुजुर्ग को बताया कि पैसे देने के एवज में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनका केस रफा दफा कर दिया जाएगा और पैसे नहीं देने पर 5 साल की सजा भी हो सकती है। वहीं वडोदरा से भी साइबर ठगी का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें एक फर्जी IPS अधिकारी ने महिला को डिजिटली अरेस्ट कर लिया और उससे 1 लाख रुपए ठग लिए। Okay, Ms. Reena, first of all, let me introduce myself. My name is Rakesh Kumar, IPS officer from Mumbai Cybercrime East Branch. Okay, अभी आप मुझे सुन भी पा रही होंगी, देख भी पा रही होंगी। So, Ms. Reena, आपका जो केस है बहुत सीरियस केस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो है मुझे आज इंफॉर्मेशन दी गई है। इसे डिजिटल अरेस्टिंग कहते हैं, जब साइबर ठग आपको वीडियो कॉल करते हैं और झूठे केस का हवाला देकर आपसे पैसे ऐंठते हैं। ये वीडियो गुजरात के वडोदरा का है जो वायरल हो रहा है, जिसमें रीना नाम की महिला को 4 घंटे तक घर में नजरबंद रखा गया। उन्हें बताया गया कि उनके आधार कार्ड के नाम से मुंबई थाईलैंड के पार्सल भेजा गया है और उस पार्सल में गैर कानूनी चीजें हैं। रीना को बताया गया कि उनके बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है। इस ठग ने बताया कि आपके केस की जांच CBI करेगी। फर्जी अधिकारी ने झूठ का जाल फैलाकर महिला से 1 लाख रुपए ठग लिए। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी पर फिर से हमला किया गया है। पुलवामा में अज्ञात आतंकियों ने यूपी के रहने वाले शख्स को गोली मारी। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है। इस बार आतंकवादियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया। गोली लगने से श्रमिक शुभम घायल हो गया है, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आज सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर निवासी शुभम कुमार को बटागुंड गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी। मजदूर के हाथ में गोली लगी है। इस आतंकी वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल एक एक घर की तलाशी लेने में जुटे हैं। सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। आतंकवादियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। पिछले एक हफ्ते में कश्मीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर यह तीसरा हमला है। रविवार को गांदरबल जिले में एक निर्माण स्थल पर हुए आतंकवादी हमले में 6 गैर कश्मीरी मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हो गई थी, जबकि 18 अक्टूबर को शोपिया जिले में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उत्तराखंड में अब एक मस्जिद को लेकर बवाल मचा है। हिंदू संगठनों ने आज उत्तरकाशी बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद से
प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तरकाशी में एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए हिंदू संगठनों ने आज बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद प्रशासन सतर्क है और शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने आज उत्तरकाशी में एक बड़ी जनसभा करने का भी ऐलान किया है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण जनसभा की इजाजत दी है, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की स्थिति पर एक्शन लेने का भी ऐलान किया गया है। उत्तरकाशी में पिछले दिनों संयुक्त सनातन धर्म रक्षक ने आरटीआई के तहत मस्जिद की जानकारी मांगी थी। संघ का दावा है कि जिला प्रशासन ने मस्जिद से जुड़ी आधी अधूरी जानकारी दी है, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि 21 अक्टूबर को मस्जिद से जुड़ी रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। उप जिलाधिकारी मुकेश रमोला ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो खाता धारकों के नाम पर दर्ज है। मस्जिद की जमीन यूपी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है। सरकारी गैजेट में मस्जिद का जिक्र है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि जमीन का दाखिला 2004 में हुआ था और 2005 में तहसीलदार ने भी इसकी पुष्टि की है। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 5 आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक अजूबा इनाम रखा है। पुलिस की ये तरकीब क्या है और ये चर्चा में कैसे बन गई, आप देखिए इस खबर। पुलिस की दलील है कि अपराधियों की जितनी औकात होती है, इनाम भी उतना ही होना चाहिए। लिहाजा उधम सिंह नगर पुलिस ने 5 अपराधियों को पकड़ने के लिए सिर्फ 5 रुपए का इनाम रखा। मामला जाफरपुर में हुए गोलीकांड का है, जिसके 5 आरोपी घटना के बाद से फरार हैं। अब उनको पकड़ने के लिए एसएसपी ने अनोखा कदम उठाया है। पुलिस का मानना है कि जब अपराधियों पर बड़ा इनाम रखा जाता है तो वो गौरवान्वित महसूस करते हैं और सोशल मीडिया पर खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी हैं जो आदतन अपराधी हैं और उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, यूपी के और उत्तराखंड के भी। उन लोगों को चिन्हित किया गया और आज उन पर 5-5 रुपए के इनाम की घोषणा की है और उनको उनकी स्तर क्या है, उनका समाज में स्तर, वो किस प्रकार के अपराधी हैं, उन स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको समझाते हुए कि उनकी औकात 5 रुपए के बराबर है और उनकी इनाम की घोषणा आज की गई है। पुलिस का मानना है कि इस तरह का इनाम घोषित करने से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। दाना तूफान के आज रात 8 बजे तक सतह से टकराने का अनुमान है। तूफान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में रेड अलर्ट है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में दाना तूफान का अलर्ट है। ताजा अपडेट यह है कि लैंडफॉल अब 4 घंटे पहले यानी कि रात के 8 बजे तक हो सकता है। उस वक्त बहुत तेज बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। जिस वक्त ये तूफान सतह से टकराएगा, इसकी रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम से कल सुबह तक उड़ानें बंद करने की हिदायत दी गई है। The cyclone Dana has intensified into a severe cyclonic storm in last midnight, and it is moving north-northwestward with the speed of 12 km/h during last 6 hours. ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से लाखों लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। ओडिशा सरकार ने लोगों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कटक में 0671 200 7842, गंजम में 0681 200 978 पर फोन कर सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में तूफान को लेकर क्या तैयारी है, TV9 संवाददाता रवि दत्ता ने एनडीआरएफ के अधिकारी से बात की। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट किए हैं किस हिसाब से किए हैं और क्या प्रस्तुति रखें? यहाँ पे ईस्ट मेदिनीपुर में हमारी 3 टीमें 100+ के स्ट्रेंथ में डिप्लॉय है और एक टीम हमारी हुगली में डिप्लॉय है, जिसका मैं ऑफिसर इंचार्ज हूँ। बेसिकली जैसा आपने बताया पहले अपने ब्रीफिंग में कि साइक्लोन दाना के प्रभाव से जब लैंडफॉल यहाँ पे होगा तो जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 km/h के रफ्तार से ज़्यादा की हवाएं और तेज़ बारिश के साथ चल सकती हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जैसे हमारा प्रशिक्षण दिया जाता है कि जैसे लोग डिजास्टर से निकलते हैं, हम डिजास्टर में जाके काम करते हैं, तो ये सारे प्रशिक्षण के आधार पे जो हमारे रेस्क्यूअर्स आप सामने देख रहे हैं, दे आर वेल ट्रेंड, इनको नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर है। टर्की में भी इस टीम के कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके ऑपरेट किया हुआ था। तो ये सब आपके समक्ष जो भी हमारी तैयारी है वो दिख रही है। बेसिकली जब से टीम डिप्लॉय हुई है पिछले 2 दिनों से, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के हमने इवैक्यूएशन का काम कंप्लीट कर लिया। जितने भी लो लाइंग एरियाज इस डिस्ट्रिक्ट में थे, दे ऑल हैज बीन शिफ्टेड टू द सेफ प्लेसेस। इन केस अगर कुछ रह जाता है और रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो आवर टीम्स आर रेडी फॉर 24/7 ऑपरेशंस।
और ओडिशा के भद्रक में इस वक्त हालात कैसे हैं, TV9 संवाददाता कुमार कुंदन ने जायजा लिया है। हमारे ठीक सामने में, मैं अभी से 2 घंटे पहले इस जगह पे था तो पानी का लेवल कुछ और था और हम आगे जाके बाकायदा बात कर रहे थे, लोगों से वॉक थ्रू कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि 2 घंटे में ही वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पे गाड़ियों को पीछे करना पड़ा है और धीरे धीरे ये पानी बढ़ता जा रहा है। जो हवाओं की रफ्तार है वो भी बहुत तेज हो रही है और खड़े होना मुश्किल हो रहा है। तो ये बता रहा है कि जिस प्रीपोन्ड की हम बात कर रहे थे, जैसा कि बताया गया था कि रात में 12 बजे से सुबह 5 बजे तक हो सकता है, लेकिन 3 से 4 घंटे पहले भी प्रीपोन्ड हो सकता है। तो 8 बजे जो लैंडफॉल की बात की जा रही थी, ऐसा लग रहा है कि संभव है कि लैंडफॉल पहले भी हो सकता है। और जिसकी यहाँ पे एक तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से हवाएं चल रही हैं, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, ये लैंडफॉल के पहले का एक तरीके से कह सकते हैं कि सूचक है, जिसके आधार पे ये सब कुछ हम बता रहे हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से कम्युनिटी किचन और तमाम तरह की चीजें कर रहा है और लोगों को घरों से निकालने की अंतिम प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और वहीं ओडिशा के केंद्रपाड़ा में तूफान का असर दिखने लगा है। स्थानीय लोग तूफान को लेकर बहुत चिंतित नजर आए। यहाँ पे बहुत स्थिति गंभीर है। रात से बारिश हो रहा है, हवा बहुत तेज चल रहा है। अभी भी मौसम बहुत ख़राब है, आगे देखो क्या हो रहा है मालूम नहीं है। हम लोग को डर भी लगता है यहाँ पे रहने में। चादर का घर में बाहर का आदमी है, हम लोग पानी टंकी बनाने आए हैं, डर लगता है हवा को, जैसे बहुत तेज तेज हवा चल रहा है। बहुत तूफान है सर, पूरा हम लोग को पूरा रात को सोआ नहीं, पूरा घर पर सब हमारा तूफान में सब डूब गया, पानी भी डूब गया हो। हम लोग को पूरा परेशानी है। पेड़ क्या है अभी? वो अभी पेड़ सब गिर गया सर। कोई भी स्टाफ देखा नहीं है, प्रशासन का कोई स्टाफ देखा नहीं है। हम लोग को बहुत माने परेशानी में रहता है, कोई खाने पीने का, कोई हम लोगों का बहुत टेंशन में। कच्चा उच्चा घर है, उसका बहुत डर है और बहुत आदमी कच्चा घर छोड़ के स्कूल चला गया है। बहुत डर लगता है, साइक्लोन आने से पहले हम लोग भी स्कूल चला जाएंगे। तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना फिलहाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। आज सुबह ओडिशा के भद्रक में बारिश शुरू हो गई है। ये तूफान आज देर रात करीब 2 बजे भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड कर सकता है। तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है। वहीं ओडिशा के तटीय इलाके खाली करा दिए गए हैं। मछुआरों को समंदर में ना जाने की भी चेतावनी जारी की गई है। आज रात तट से टकरा सकता है तूफान दाना। का काम लगभग पूरा हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनकी नावें हैं और वो लोग यहाँ पे खड़े हैं अपनी अपनी नावों को सुरक्षित देखने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि ठीक इसके सामने समंदर है और उस पार सब कुछ हो रहा है या सब कुछ होने की गुंजाइश है। तो जो आम लोग हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की क्या स्थिति है? लग रहा है कि बड़ा तूफान आने वाला है, तैयारी वगैरह सब पूरी है? जी सर, जी बड़ा तूफान आने वाला है। आज 24-25 को न्यूज दे रहा है। हाँ। आने वाला है, इसीलिए पूरा हम लोग सतर्क है। अच्छा, बाहर से चला गया है घर लोग। अच्छा, सब लोग बाहर चले गए हैं? जी सर। तो एक लोग सिर्फ रह गए हैं घर के, मतलब कोई भी मुखिया रह गया? कोई नहीं है। अच्छा, घर में कोई नहीं है। तो आप लोग सिर्फ अपने बंदरगाह पे नावों की सुरक्षा के लिए हैं या? हाँ, सुरक्षा के लिए है। पास में है, 2-3 किलोमीटर पास का है। सरकार ने जो तमाम उपाय किए हैं वो काफी हैं या आपको लगता है और भी सुविधा की जरूरत है? और सुविधा की जरूरत है, थोड़ा काफी नहीं है। शहर में बिजली वगैरह भी आ रही है, काट दिया गया? बिजली वगैरह कल से नहीं है, कल से काट दिया गया है। अच्छा, और पानी वगैरह की सुविधा? पानी वगैरह सब सुविधा है। अच्छा, पानी है, बिजली कट गई है। और दाना चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल में अलर्ट। राज्यपाल सीवी बोस ने आपात बैठक की। लोगों से धैर्य से काम लेने की राज्यपाल ने अपील की। तूफान प्रभावित लोगों की मदद के लिए राजभवन ने बनाया है टास्क फोर्स। मैं दीघा में हूं और यहां पे बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवा भी शुरू हो चुका है। आपको एक बार दिखा देता हूं दीघा का तटीय बीच। आप देखिए, जो तट इलाका है सुनसान कर दिया गया है, खाली कर दिया गया है। यहाँ पे एनडीआरएफ, पुलिस सब यहाँ पे तैनात है। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे जो कि पश्चिम बंगाल सरकार का बांग्लो है
वो देखिए वो इलाका पूरा खाली कर दिया गया है, क्योंकि यही वो इलाका है जो यश के समय आम्फान के समय बहुत ज़्यादा इनको नुकसान भरना पड़ा था। तो ये जगह पे जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त ये ओल्ड दीघा है। न्यू दीघा के तरफ मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, अपना कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए। दूर आपको जो छोटी सी एक टीला जैसी दिखाई दे रही होगी वो जंगल है, वो उड़ीसा है। और यहाँ पे जो वॉच टावर्स है वहाँ पे लोग यहाँ पे जो पुलिस के और एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं, बीच में किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। धीरे धीरे टाइड्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अगर आप समुद्र के लहर आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि हवा का रुख है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो हवा की रुख है ये कह रहा है कि धीरे धीरे ये जो चक्रवर्ती तूफान है ये बढ़ रहा है लैंड की तरफ और दीघा इफेक्ट होने का जगह कगार पे है, क्योंकि जो टेल एरिया होता है एक साइक्लोन का, चक्रवर्ती तूफान का जो लेज होता है वो दीघा के ऊपर से जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो दीघा की जो सारे रिसोर्ट्स है, दुकान है, वो बंद कर दिया गया है। लोग जो है यहाँ पे पूरी तरीके से उनको अपना रूम में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम्स है वो टीम यहाँ पे गांव-गांव में पहुंच चुके हैं और जो लोग गांव से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी का घर है। अगर बारिश और हवा के चलते वो धंस गए तो लोगों के जान का नुकसान हो सकता है।